एज वेल एज वेव मोशन। अब हमारा जो क्या है लाइट है वो क्या करता है, पार्टिकल मोशन भी करता है और वेव मोशन भी करता है। जब पार्टिकल मोशन और वेव मोशन करता है तो हम लोग इसको चैप्टर 11 में पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़े। चैप्टर का नाम ही था ये वाला, चैप्टर 11 क्या पढ़े हुए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। जब लाइट किसकी तरह बिहेव करे, पार्टिकल की तरह, और किसकी तरह बिहेव करे, वेव की तरह। तो जब पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है तो इसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, जिसका सबसे पहला प्रमाण दिया था लुईस डी ब्रॉगली ने, वो साइंटिस्ट। इतना हमारे को क्लियर है। अब यहीं पर हम पढ़ रहे हैं कि ऑप्टिक्स में जो लाइट होता है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और किसकी तरह बिहेव करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है। ठीक, तो जब पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और उसको स्टडी किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, रे ऑप्टिक्स। और जब वो वेव की तरह बिहेव करता है और उसका स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वेव ऑप्टिक्स। तो इस तरीके से ऑप्टिक्स को दो ब्रांच में डिवाइड किया गया, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो है वो हमारा क्लासिकल फिजिक्स है, पुराना फिजिक्स है, लेकिन जो हमारा वेव ऑप्टिक्स है वो मॉडर्न फिजिक्स है, अभी का फिजिक्स है। और अभी भी इसमें क्या किया जा रहा है, खोज किया जा रहा है, इन्वेंशन किया जा रहा है। क्लासिकल फिजिक्स रे ऑप्टिक्स का सबसे पहला खोज किया था सर आइजैक न्यूटन ने। किसने किया था, सर आइजैक न्यूटन ने 1676, और कई बुक में 1666 दिया हुआ है, 666। ठीक, किसने खोज किया, सर आइजैक न्यूटन ने। किसका खोज किया, रे ऑप्टिक्स का। और वेव ऑप्टिक्स का खोज किया हाइगन ने। किसने किया, हाइगन ने। कौन से ईयर में, 1678। ये फिक्स है, ये चेंजेस नहीं। क्लियर है। इसमें कई बुक में ये वाला डेट दिया है, कई बुक में ये वाला ईयर दिया हुआ है। हम लोग ऑथेंटिक इसको मानते हैं, लेकिन इसको भी भूल नहीं सकते, याद रखना है। ठीक है। और हाइगन का क्लियर है कि 1678। तो बेसिक ये ऑप्टिक्स क्या होता है, लाइट के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, ऑप्टिक्स कहलाता है। अब लाइट दो तरीके का मोशन करता है, एक पार्टिकल की तरह मोशन करता है और एक वेव की तरह। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पार्टिकल और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वेव। अगर सनलाइट लगातार आपके हाथ में पड़ रहा है तो वो हाथ गर्म हो जाता है, कुछ ना कुछ स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करने की वजह से वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम लोग लाइट के सामने में क्या करते हैं, सोलर सेल, सोलर पैनल को लेके आते हैं और लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकल रहा है, जब उसमें कुछ चीज जाके क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। तो स्ट्राइक कर रहा है मतलब वो क्या नेचर शो किया, पार्टिकल जब जाके वहां टकराएगा तब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी मिलेगी तब इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करने के लिए दो तरीके हैं, या तो दूरबीन लो, सॉरी मैग्नीफायर लो, और मैग्नीफायर के नीचे कागज को रख के उसके ऊपर सनलाइट को इंसिडेंट करो, कुछ देर बाद कागज जलना शुरू हो जाएगा। वो एक हुआ। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, एक हम लोग सोलर सेल ले लिए या फिर क्या ले लिए, सोलर पैनल ले लिए। उस सोलर पैनल को लगातार सनलाइट के सामने रखोगे तो वो करंट क्या करता है, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। करंट प्रोड्यूस कब होता है, जब सोलर सेल से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो कब होता है, जब सनलाइट उसके ऊपर स्ट्राइक करता है। तो वो क्या नेचर शो किया, पार्टिकल नेचर शो किया। यहां तक क्लियर है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी रे ऑप्टिक्स के अंदर आएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी उसी के अंदर आएगा, क्योंकि एक हमारा मीडियम है, उस मीडियम को लाइट रे पार कर गया। ठीक है, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक मीडियम है, उस पर टकरा के वो क्या चला गया, वापिस हो गया। तो वो बाउंड्री पे टकरा रहा है, अगर कुछ नहीं होता, पार्टिकल नहीं होता, तो क्या होता, बाउंड्री पे टकरा के उसको अंदर घुस जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता हो। लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो टकराने के बाद क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो टकराने के बाद रिटर्न हो रहा है, तो क्या शो कर रहा है, वो पार्टिकल नेचर। वेव नेचर कैसे शो करेगा, वेव नेचर हम लोग पढ़ चुके हैं। एक वर्ड इंटरफेरेंस 11th में था, वेव्स में इंटरफेरेंस। ठीक है, और डिफ्रैक्शन अभी नया पढ़ोगे। स्कैटरिंग पढ़ चुके हो, स्कैटर क्या होता है, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन। अब चाकू की नोक है, इस पे लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे तो लाइट रे क्या रुक जाएगा, नहीं। क्या लाइट रे वापिस जाएगा, नहीं। अपने डायरेक्शन को चेंज करके क्या करता है, मोशन कर देता है। तो लाइट रे अपने डायरेक्शन को चेंज किया, इसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों नहीं हुआ, पूरा पार भी नहीं हुआ, पूरा रिफ्लेक्ट भी नहीं हुआ। अपना उसको उन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो ये जो प्रॉपर्टी है लाइट रे की डायरेक्शन चेंज करने की, उससे हम किसका पता लगाते हैं,
वेव ऑप्टिक्स, वेव नेचर। तो वेव नेचर को वेव ऑप्टिक्स में डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले चलो लिखो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which, the branch of physics in which we study about, the branch of physics in which we study about, in which we study about light and its phenomena, light and its phenomena, then it is called, then it is called ray optics, then it is called optics, optics, full stop, paragraph change. Optics is divided into two parts, optics is divided into two parts. Optics is divided into two parts on the basis of its nature, on the basis of its nature of motion, of motion. पहला particle nature is called ray optics, particle nature is called ray optics. दूसरा wave nature is called wave optics, wave nature is called wave optics. Done. हो गया यहां तक? फिर नया हेडिंग दो रे ऑप्टिक्स, नया हेडिंग देंगे रे ऑप्टिक्स। It was first explained by, it was first explained by Sir Isaac Newton. It was first explained by Sir Isaac Newton. रे ऑप्टिक्स का सबसे पहला खोज किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने। अब आइजैक न्यूटन ने अपना एक थ्योरी दिया, वो थ्योरी था न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। क्या था? पहला जो थ्योरी आया था लाइट के लिए वो आया था न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। हिंदी में बोलते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। अब पहला पॉइंट ये बोला, लाइट कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, मटेरियल पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स, कॉर्पस्कल्स। पहला पॉइंट क्या बोला कि कोई सा भी लाइट में मटेरियल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उस मटेरियल पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? कॉर्पस्कल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉर्पस्कल्स। किसी भी प्रकाश में छोटे छोटे क्या होते हैं? कण उपस्थित होते हैं और उन कणों को क्या बोला जाता है? कणिका। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और एयर। क्लियर? लेकिन मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। मीडियम इन द सेंस वाटर, ग्लास, एयर और वैक्यूम भी मीडियम है, लेकिन वैक्यूम और एयर के लिए इतना रिमेंड रहता है। अब डेंसली एयर आ जाएगा, जैसे कि
थर्ड एजेंट, वहां पर का एयर का डेंसिटी अलग होता है, वहां चेंज हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन पे हमारा कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा पॉइंट बोला लाइट सोर्स लॉन्गिट्यूडनल नेचर, लॉन्गिट्यूडनल नेचर, लाइट कौन सा नेचर शो करता है? लॉन्गिट्यूडनल। इसका अगर बेसिक शब्दों में लिखेंगे इट मींस लाइट ट्रेवल्स along the path, along the path, ये पाथ है, लाइट ऐसी ट्रेवल करेगी। लाइट ऐसा ट्रेवल नहीं करता। क्या बोला? जैसे पाथ है, यहां सोर्स है तो लाइट रे ऐसे चलेगी। सोर्स, अगर सोर्स ऐसा है तो लाइट रे ऐसे चलेगी, सोर्स ऐसा है तो ये ऐसे चलेगी। क्लियर है यहां पर? तो इन्होंने बोला जिस डायरेक्शन में पाथ है उसी डायरेक्शन में लाइट रे क्या करेगा? मोशन करेगा। उसको कौन सा नेचर बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल नेचर। लेकिन ट्रांसवर्स नेचर किसको बोलते हैं? जो ऐसे चलता है, खड़ी खड़ी। बायोलॉजी वाले समझते हैं पेड़ है, अगर ऐसा काटेंगे तो ये ट्रांसवर्स है और ऐसे काट देंगे तो ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर है? तो सीधा सीधा अगर जा रहा है, मोशन कर रहा है, तो वो तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल नेचर है, और टेढ़ा मेढ़ा मोशन करेगा तो कौन सा नेचर है? ट्रांसवर्स। चौथा, लाइट रे explains reflection, refraction, photoelectric effect and rectilinear propagation of light, rectilinear propagation of light। चौथा पॉइंट ये बोलता है कि लाइट रे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करेगा पार्टिकल नेचर में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेगा, और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करेगा। मतलब लाइट रे सीधी रेखा में गमन करती है, इसका वर्णन करेगा। लाइट रे पॉलिश सरफेस पे टकरा के वापस हो जाती है, इसका एक्सप्लेनेशन करेगा। लाइट रे ट्रांसपेरेंट सरफेस को पार कर जाती है, इसका एक्सप्लेनेशन करेगा। और अगर किसी भी सरफेस पे, मेटल सरफेस पे लाइट रे स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? एमिशन हो जाता है। इन चारों चीजों का एक्सप्लेनेशन किसके द्वारा किया जा सकता है? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो न्यूटन ने बोला इन सभी का एक्सप्लेनेशन, ये जो चार कॉन्सेप्ट है, लाइट रेखा सीधी रेखा में गमन करेगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, उसको रेक्टिलिनियर बोलते हैं। लाइट रे रिफ्लेक्शन शो करेगा, पॉलिश सरफेस से क्या होगा? टकरा के बैक चला जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन करेगा। अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है या सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट रे उसको पार कर जाएगा, वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन कहलाएगा। और अगर किसी मेटल के सरफेस पे लाइट रे को इंसिडेंट करे तो वो मेटल सरफेस से क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगा। ये तुम्हारा चौथा। तो इन चारों का एक्सप्लेनेशन किसके द्वारा किया जा सकता है? न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ये है तुम्हारा क्या? रे ऑप्टिक्स, पहला थ्योरी और आखिरी थ्योरी। ठीक, बाकी हम सब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स का खोज किसने किया? सर आइजैक न्यूटन ने किया। अब ये मत बोलना कि सर रिफ्लेक्शन बाद में है क्या? नहीं, रिफ्लेक्शन पहले पढ़ा जा चुका था, रिफ्रैक्शन पढ़ा जा चुका था, लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन पढ़ चुके थे, सब खोज हो चुका था। लेकिन क्लासिफाई किया गया न्यूटन के द्वारा कि वो क्यों होता है, रिफ्लेक्शन क्यों होता है। ये तो पढ़ लिया, पॉलिश सरफेस पे टकराएगा तो रिफ्लेक्ट होगा, सेमी ट्रांसपेरेंट में जाएगा तो पास हो जाएगा। क्यों होगा? तो ये क्यों होगा का कंडीशन दिया जी, पहला पॉइंट लिख के, कि किसी भी लाइट रे में मटेरियल पार्टिकल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये सारे फेनोमेना को क्या करता है? शो करता है। दूसरा पॉइंट, लाइट की स्पीड इतनी होती है, पहले खोज हो चुका था, लेकिन इसने वर्ड जोड़ा वैक्यूम और एयर में, बट मीडियम में क्या होने लग जाता है? चेंज होने लग जाता है। लाइट रे सोर्स लॉन्गिट्यूडनल नेचर, इट मींस लाइट ट्रेवल्स अलोंग द पाथ। जिस डायरेक्शन में लाइट रे को मोशन करना है उसी में ही वो जाएगा, ऐसे ऐसे मोशन नहीं करेगा लाइट रे हमारा। ठीक, और चौथा पॉइंट क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। ये है तुम्हारा न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी। पॉज करो, नोट करो। सरफेस
रे ऑप्टिक्स में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, पॉलिश्ड और पेंटेड सरफेस। पॉलिश्ड और पेंटेड सरफेस क्या होता है? पॉलिश्ड और पेंटेड सरफेस, हमारा घर का दीवार है पॉलिश्ड और पेंटेड सरफेस? पेंटेड है, क्या उसमें रिफ्लेक्शन होगा? होता है। उसका प्रूफ कैसे देंगे हम? लाइट के इससे भी आप लाइट जो बढ़ रहा है तो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, भले कम रूप में कर रहा है, हम लोग को दिख नहीं रहा लेकिन रिफ्लेक्ट कर रहा है। सर जब तक लाइट किसी से टकरा के हमारे आंख पे पड़ती तब तक वो दिख नहीं सकता। ठीक, सही बोल रहा हूँ तो गलत होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरूरत होती है पॉलिश्ड और पेंटेड सरफेस, क्योंकि लाइट रे जब किसी भी चीज से जाके टकरा के हमारे आईज पे आता है तभी उस चीज का हम क्या मानते हैं? रिफ्लेक्शन। मतलब कोई सा एक ऑब्जेक्ट है वो दिखाई हमको कब देगा? जब वो लाइट रे उस ऑब्जेक्ट पे टकराएगी और टकराने का हमारे आईज पे आएगी और रेटिना पे उसका क्या फॉर्म करेगी? इमेज फॉर्म करेगी। जब तक लाइट रे इस पर नहीं टकराएगी तब तक हमको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देगा। ये तो ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि जैसे कांच है, कांच में लगातार सनलाइट पड़ता रहता है, कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद, 2 साल 5 साल 10 साल के बाद कांच फेडेड हो जाता है। फेडेड मतलब डल हो जाता है। क्यों डल होता है? क्योंकि लगातार उसमें रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता रहता है, भले ही हम उसको ऑब्जर्व करें या मत करें। उसी तरीके से बिल्डिंग जो रहता है वो बिल्डिंग भी क्या करने का काम करता है? बिल्डिंग में भी लाइट में टकरा के बार बार क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन होता है। तो यहीं से पता लगाया जाता है जब वो धीरे धीरे कलर फेड होता जाता है, क्योंकि कलर मतलब केमिकल, लाइट रे टकराएगा तो उसका रिएक्शन होगा केमिकल का, और केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ उसका कलर धीरे धीरे फेड होने लग जाता है। अब ऐसा मत बोला सर यार धूल है, धूल के कारण फेड होता है। कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे धूल नहीं होता है, प्योर स्वच्छ वातावरण रहता है, गाड़ियां नहीं चलती है, फार्म हाउस लोग बनाते रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद उस फार्म हाउस का जो कलर पेंट करवाए रहते हैं वो भी क्या हो जाता है? डल हो जाता है। ठीक, तो पेंटेड या पॉलिश्ड सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट में हम क्या कर देते हैं? उसके एक साइड को क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। अब पेंट करने के बाद दूसरे साइड को क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं कि उस पे लाइट रे आके क्या करे? इंसिडेंट करे। जब पॉलिश्ड सरफेस पे लाइट रे आके इंसिडेंट करती है तो लाइट रे इसको क्रॉस नहीं कर पाती, ना ये पोर्स इसमें इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। लाइट रे का क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन हो जाता है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में। क्लियर है यहाँ पर तक? लाइट रे क्या करती है? किसी भी पॉलिश या पेंटेड सरफेस पे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है। चालू कियो, ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे पहले लिखो, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज पेंटेड when any object is painted on one side then it is called painted or polished surface. Painted or polished surface. Painted or polished surface. एक साइड पॉलिश्ड होता है, पहुंच रहे हैं अभी मिरर और उसमें। सबसे पहला जो एग्जांपल होता है वो होता है वाटर, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। वाटर में कई बार हमको हमारा इमेज दिखाई देता है और कई बार हमको दिखाई नहीं देता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? एक कटोरा में पानी ले लिया मैंने और उस पर अपना चेहरा देखने की कोशिश करूंगा, नहीं दिखाई देगा। कितनों भी तुम छांव धूप में चले जाओ, दिखाई देगा? धूप में भी लेके ऐसे कटोरा को बैठ जाओगे पानी पकड़ के तो क्यों नहीं दिखाई देगा? और उसी की बजाय अगर हम लोग नदी या डालते हैं पॉन्ड, इसमें चले जाते हैं, रिवर में, पॉन्ड में, लेक में, और उसमें अपनी झांकने की कोशिश करते हैं तो हमारा इमेज
ब्लर इमेज दिखने लग जाता है। कई जगह पे साफ इमेज दिखता है, कई जगह पे ब्लर दिखता है। लेकिन अगर एक छोटे से पात्र में, कंटेनर में पानी लेके हम देखने की कोशिश करते हैं तो दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे जैसे उसका साइज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमको इमेज दिखाई देने लगता है। रीजन लाइट जिस एंगल से पड़ता है उसके गहरा ज्यादा रहता है एक पानी का वो ले लेते हैं, छोटा सा टब, और उस टब में अपना इमेज देखने की कोशिश करते हैं, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ड्रम में दिखता है, ड्रम के पानी में दिखता है। ड्रम के पानी में दिखता है, टब बोला मैंने। गहरा होगा तभी। गहरा और वैसा वाला नहीं है कॉन्सेप्ट, बताओ प्रॉपर से। टब के पानी ज्यादा है। जब हाँ उसमें मतलब जैसे टब में है तो नीचे का सरफेस दिख रहा होगा, मतलब कलर रहा होगा, तो उसके वजह से ऊपर में हम लोग का शैडो नहीं बनता। ये पॉलिश का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए पॉलिश और पेंटेड को पढ़ा। पॉलिश का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें अगर जैसे ड्रम है तो उसमें नीचे का सरफेस नहीं दिखेगा, वो दिखेगा, वो एक्ट ऐसे करेगा मिरर टाइप का। अगर तब है ना तो उसमें दिखता है अंदर का सरफेस, इसके बाद उसमें आपका कुछ भी कटोरा में जब हम लोग छोटा ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसका जो पेंदी रहता है निचला हिस्सा, उसको अपन वही बोलते हैं, ठीक है। वहां पर का हिस्सा अगर हमको लाइट जब पास हो रही है, स्ट्राइक कर रही है हमारे आंखों से या नेचुरल लाइट जो है, तो अगर नीचे का जो पोर्शन दिखने लग जाता है, इट मीन्स वो पेंटेड नहीं है, इसलिए हमारा इमेज हमको दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर किसी भी बर्तन में या नदी वदी में जब हम देखते हैं और हमको ग्राउंड फ्लोर दिखाई नहीं देता, इट मीन्स वो पेंटेड या पॉलिश्ड सरफेस की तरह एक्ट करता है और उससे लाइट में टकरा के हमारे आई तक पहुंच जाता है, तब हमको हमारा क्या दिखाई देता है? इमेज। क्योंकि अगर हम ऐसे करके झुक के खड़े हैं तो हमारा खुद का जो बॉडी का सरफेस है वो उस पे जाके टकरा रहा है और उससे लाइट रे हमारे किस पे पहुंच रही है? रेटिना पे। दूसरा प्रखर ने एक आंसर दिया था, एंगल। एंगल ऑफ कांटेक्ट भी इस पे रोल प्ले करेगा। छोटा सा जगह है, टकरा तो गया लेकिन हमारे आई तक नहीं पहुंचा, इधर निकल गया, इधर निकल गया, उधर निकल गया, तो हमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन वो टकरा के अगर हमारे आई तक आया, कांटेक्ट बड़ा है, तब तो आएगा ना आई तक, तब हमको दिखाई देगा। छोटे से कटोरे में दिखाई नहीं देगा। क्लियर है? लेकिन कटोरे को भी एकदम बारीकी से देखोगे, घुस जाओगे उसको देखने के लिए, तो उसमें भी दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर तो फिर तुम्हारे इतने का ही कांटेक्ट बना ना। ग्लास में पानी भी तो हाँ, क्लियर है? यहाँ पर तक समझ में आया कि नहीं आया? एक कांच का ग्लास लेते हैं, उस कांच के ग्लास को सामने में रख देते हैं और सामने कोई व्यक्ति बैठा है और उसको देखते हैं तो दिखता है, दिख जाता है, ठीक। अब उसमें हम पानी भर देते हैं और अब देखने की कोशिश करते हैं, तो क्या दिखाई देता है? दिखता है, लेकिन बहुत ब्लर, बहुत धुंधला, धुंधला भी नहीं, बहुत धुंधला, ठीक। अब उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा जेल मिला देते हैं, जेल मतलब जेली बेली, जेली बेली मिला देते हैं, अगर अगर जो हम लोग पढ़े थे उसको उसमें मिला देते हैं, या उसमें हम लोग जिलेटिन मिला देते हैं और उसको घोल देते हैं, ठीक, स्टार्च सॉल्यूशन, और उसको घोल देते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। अब उसमें देखने की कोशिश करेंगे तो आर पार बिल्कुल नहीं दिखेगा, हमारा इमेज हमको दिख सकता है, रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम लोग उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को पूरा घोल दे, पूरे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को घोल दे, तो जो पानी है वो किसकी तरह वर्क करेगा? पेंटेड सरफेस की, क्योंकि कलरफुल हो गया। तो पानी के सामने जो ग्लास रखा हुआ है, उस ग्लास के पीछे वाला जो पानी है वो क्या हो गया? उसका पेंट हो गया, तो हमको पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमारा चेहरा दिखने लग जाएगा। ये तुम लोग का प्रैक्टिकल है, करके देखना। एक कांच का ग्लास को पहले रख के देखना, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रख लेना, वो क्लियर भी दिखेगा। पानी डाल देना, थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, ठीक। उसमें थोड़ा सा मिल्क लेना, अब एकदम ही आधा लीटर मिल्क को मिला दोगे तो नहीं होगा, मिल्क भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, तो थोड़ा सा मिल्क लेना, 1 या 2 बूंद या आधा चम्मच घोल देना, फिर देखने की कोशिश करना, तो थोड़ा सा क्या करेगा? रिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन उसमें पूरा एक काला रंग का कलर को ला के घोल देना है, लाल रंग का पूरा कलर को घोल देना, और फिर देखना तो जो कांच है वो रिफ्लेक्शन शो करेगा, तुम्हारा इमेज किस पे दिखाई देने लग जाएगा? ग्लास पे दिखाई देने लग जाएगा। तो पॉलिश और पेंटेड सरफेस नेचुरली और मैन मेड आर्टिफिशियली दोनों रूप में प्रेजेंट होता है। क्लियर है यहाँ पर तक? ठीक। जैसे पानी का बूंद गिरता है, पानी का बूंद पत्तों पे गिरा, किसी पे भी गिरा तो बबल बना लेता है,
उस बबल में भी कई बार हमारा इमेज हमको दिखाई देता है, कई बार, हर बार नहीं बोल रहा हूं, कई बार। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? उसके पीछे का जो भी ऑब्जेक्ट है वो किसकी तरह वर्क करता है हमारे लिए? पॉलिश्ड या पेंटेड सरफेस के। तो हमारे पे रिफ्लेक्शन कब होगा? जब कहीं पर भी हमको पॉलिश्ड और पेंटेड सरफेस मिलेगा, चाहे हम नॉन रूप से जाने या नॉन रूप से जाने। कई बच्चे लोग खेलते हैं उसी में, पानी के बुलबुले में अपने चेहरा को देख के खेलते रहते हैं, ठीक है, उड़ाते हैं और ऐसे खोजने की कोशिश करते हैं मेरा चेहरा कहाँ पे दिख रहा है। तो उसका रीजन वही है कि वो लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ पे पेंटेड सरफेस बन रहा है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिना पेंटेड सरफेस का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा नहीं जा सकता। क्लियर है यहाँ पर? अगला जो टॉपिक है वो यही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन एनी लाइट रे strikes on any polished surface, then it bounce back, bracket में returns to its own direction, ब्रैकेट में from where it comes, जिस डायरेक्शन से आया है, where it comes, then this phenomena of light is called reflection of light। ये हमारा हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के डेफिनेशन। अगर कोई सा लाइट रे को किसी पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक किया जाए तो जिस डायरेक्शन से लाइट रे आया है उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाता है, ठीक है, जिस डायरेक्शन से आया उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाता है, एंगल मैटर नहीं करता, तो हमारा क्या कहलाता है? वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमको दिखे मत दिखे वो मैटर नहीं कर रहा है, मैटर क्या कर रहा है? जिस डायरेक्शन से आया है उस डायरेक्शन में वापस लौट जाए, तो ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब हम लोग एक सरफेस बना देते हैं, उस सरफेस के एक साइड को हम पेंट कर देते हैं। पेंट को हम लोग जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, या एक सरफेस ले लिया और उसको ऐसे करके हम लोग पूरा ऐसे करके पेंटेड कर देंगे। दोनों में से कुछ भी बनाओ, ठीक है। जनरली हम लोग अपने बुक्स में लिखते हैं इस तरीके का ड्राइंग करते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा पेंटेड कर देते हैं। अब इसमें अगर एक लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं तो जिस डायरेक्शन से आया था अगर उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाता है, तो ये फेनोमेना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? जो लाइट रे आ रहा है उस लाइट रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो लाइट रे टकरा के वापस चला गया उस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ किया जाता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। किससे 90 डिग्री? सरफेस से 90 डिग्री। ये सरफेस है, सरफेस से 90 डिग्री का अगर लाइन ड्रॉ किया जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोल देते हैं? नॉर्मल। तो मान लेते हैं हमारा सरफेस क्या है? AB। O हमारा क्या है? मान के चलते हैं एक पॉइंट। P हमारा क्या है? PO क्या है? इंसिडेंट रे। और OQ क्या है हमारा? रिफ्लेक्टेड। क्लियर है यहाँ पर तक? तो AB हमारा क्या हो गया? सरफेस, जिसपे PO क्या हो गया? इंसिडेंट रे। OQ क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। और एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ किया, वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल। और नॉर्मल इज ऑलवेज 90 डिग्री विद सरफेस। सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री। अब थोड़ा अगर हार्ड हो जा रहा है तो ड्राइंग को ऐसे आधा भी बना सकते हो, इसको पेंट कर सकते हो, यहाँ पे इंसिडेंट रे लिख सकते हो, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे निकाल सकते हो, इस पॉइंट से ऐसे नॉर्मल बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा हो गया PO, ये हो गया OQ, इसको दे दिए AB और इसको दे दिए M। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो बनने वाला एंगल होता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आई क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण।
और आर क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन। और किसके किसके बीच में बनता है, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और ये किसके किसके बीच में बनता है, बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर है, पॉली सरफेस पे लाइट रे टकराता है तो जिस डायरेक्शन से आया उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है, एंगल भी मैटर नहीं कर रहा है, याद रख, क्लियर है ना? ठीक है। अब जो लाइट रे आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। टकराने के बाद जो लाइट रे चला गया उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। उसमें 90 डिग्री का सरफेस से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आई और आर से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर तक? ठीक। अब इसके बेसिस पे इसके 2 लॉज होते हैं। कितने लॉज होते हैं, 2 लॉज, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, LAWS, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। रिफ्लेक्शन का पहला नियम, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम पॉइंट। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पर है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर प्रेजेंट होता है। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर। क्लियर है? दूसरा लॉ क्या बोलता है, जितने एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है उतने ही एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, इसीलिए बोल रहा था छोड़ो एंगल को। ठीक है, मतलब हमेशा रिफ्लेक्शन कब ऑकर होगा, जितने एंगल पे लाइट रे टकराएगा उतने एंगल में लाइट रे क्या हो जाएगा, वापिस चला जाएगा। क्लियर है यहाँ पर तक? तो ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टर्म कंप्लीट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, फिर दोनों एंगल बराबर होते हैं और तीनों रे पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक, चलो नोट करो।